भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 201 से 210 तक। शुरू करते हैं कार्यपालिका से। कार्यपालिका के बारे में जानते हैं किस तरह से होता है। कार्यपालिका टॉपिक में है मंत्रिपरिषद। संविधान में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के आधार पर कार्य करेगा। सलाह एवं सहायता के आधार पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 के 1 में लिखा है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। और अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। सामूहिक रूप में किसके लिए है? लोकसभा के उत्तरदायी। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री। अब हम लोग जानते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। गृह, रक्षा, वित्त जैसे बड़े और प्रभावी मंत्रालयों का मुखिया होता है। ठीक है। अपने मंत्रालयों का नीति निर्माण होता है। मंत्रिमंडल की बैठक में अनिवार्य रूप में भागीदारी करता है। परंतु मंत्रिमंडल की बैठक को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रिमंडल की अनेक समितियों का गठन किया जाता है, जैसा कि मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा से संबंधित समिति। आज भी संविधान में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। आज भी संविधान में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करने वाले मंत्रियों को राज्य मंत्री कहा जाता है। एक मंत्रालय में 2 या 3 राज्य मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भागीदारी नहीं लेते हैं। ठीक है। ध्यान रखने वाले, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भागीदारी नहीं लेते हैं। एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का अभिप्राय है कि यह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता, बल्कि अपने मंत्रालयों का निर्णय करता होता है। अपने मंत्रालयों का वो निर्णय करता होता है। ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं, अपने मंत्रालयों का निर्णय करता है। इसे कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का स्वाभाविक अधिकार नहीं होता। ठीक है। तो अपने मंत्रालय का जो भी प्रभार होगा राज्य मंत्री को, वो उसको स्वतंत्र रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका, एक नया टॉपिक है। प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका क्या क्या है जानते हैं। कोई भी मंत्रालय अपने पास रख सकता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन राष्ट्रपति करता है, परंतु यह व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री मंत्रियों का फेरबदल भी करता है। प्रधानमंत्री की परंपरागत रूप में भारतीय प्रधानमंत्री के पास कार्मिक मंत्रालय, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित परमाणु ऊर्जा विभाग और महासागरीय विभाग भी होता है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग और महासागरीय विकास विभाग भी होता है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद समूचा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता कहलाता है और देश का पॉलिसी मेकर होता है। ठीक है। इसलिए संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को समकक्षों में समानो प्रथम कहा जाता है। प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। परंतु प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्तियाँ उसकी राजनीतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम, प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री उस राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक हो या प्रभावशाली हो। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप में शक्तिशाली प्रधानमंत्री माने जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित नहीं किया गया, परंतु 51वां संविधान संशोधन 91
संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, जिसके अनुसार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ये पूछा जा सकता है कि 15% जो लोग होंगे उनमें प्रधानमंत्री शामिल है या नहीं। उसमें 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है, परंतु यह 12 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 12 संख्या परंतु यह संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा इस प्रावधान को अवहेलना करते हुए संसदीय सचिवों के नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई। संसदीय सचिवों की नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई। एक दूसरा टॉपिक उठाते हैं, मंत्रिमंडल के कार्यकरण का सिद्धांत। मंत्रिमंडल के कार्यकरण का सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन को मंत्रिमंडलीय शासन के रूप में भी जाना जाता है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। मंत्रिमंडल के निर्णय सामूहिक रूप में लिए जाते हैं और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि वह मंत्रिमंडल के निर्णय का बचाव करेगा। मंत्रिमंडल के निर्णय का वो बचाव करेगा, ठीक है। यदि किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। किसी मंत्री विशेष पर अगर विरोध में अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगी। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है, सामूहिक उत्तरदायित्व के अलावा प्रत्येक मंत्री या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति, इसलिए संविधान में उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, ठीक है। जो व्यवहार में प्रधानमंत्री को यह शक्ति देता है कि कभी भी किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद से निष्कासित किया जा सकता है, अतः प्रधानमंत्री अपनी टीम के निर्धारण में स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसको भी चाहे मंत्रिपरिषद में वो रख सकते हैं, हम किसी को हटा करके। प्रधानमंत्री शासन को जानते हैं, टॉपिक है प्रधानमंत्री शासन। प्रधानमंत्री के राजनीतिक रूप में शक्तिशाली होने के कारण वर्तमान में भारतीय शासन प्रधानमंत्री शासन की भांति प्रतीत होता है, क्योंकि 16वां लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर संपन्न हुआ। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम माना जाता है। वस्तुतः वर्तमान मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक है और उनके समकक्ष कोई नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री केवल प्रथम है। संसदीय शासन में सभी निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक रूप में लिए जाते हैं, जबकि विमोद्रीकरण का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं लिया गया। विमोद्रीकरण का जो किया गया था, डिमोनेटाइजेशन, वो स्वयं लिया गया और अन्य मंत्रियों को बाद में सूचित किया गया। इंदिरा गांधी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने पसंदीदा राष्ट्रपति का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमण और प्रमुख सदस्य राज्यसभा से हैं। ये तब की बात है, तो बदलता रहता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन देखते हैं। शक्तियों का केंद्रीयकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल माना जाता है, केंद्रीयकरण, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना होती है। लेकिन प्रधानमंत्री शासन असंवैधानिक नहीं है और लोकतंत्र में किसी पदाधिकारी के शक्ति का निर्धारण जनमत द्वारा होता है और लगभग 25 सालों के अल्पमत और गठबंधन की सरकारों के बाद जनता द्वारा एक अस्थायी सरकार का जनादेश दिया गया। अब एक टॉपिक है हमारे पास, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों का राज्यसभा से आना, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का राज्यसभा से जो आना होता है, जैसे मनमोहन सिंह थे, तो इस तरह से देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता कहलाता है और उसका राज्यसभा का सदस्य होना संसदीय मान्यताओं के विरोधाभासी प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम माना जाता है, जिसका अभिप्राय है कि वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, परंतु राज्यसभा में आने वाला प्रधानमंत्री सदैव कमजोर होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह थे। कैबिनेट के द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, इसलिए यह लोकसभा से आना चाहिए, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व होना चाहिए और लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, ठीक है। संविधान में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए मंत्री
और प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होना चाहिए। मंत्री और प्रधानमंत्री, संविधान में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा रूप में उत्तरदायी होगा। तो मंत्री और प्रधानमंत्री को लोकसभा से ही होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा से भी चुन करके उन्हें बनाया गया था। संविधान में यह उल्लेखित है कि मंत्री किसी भी सदन से आ सकता है। संविधान में ये भी उल्लेखित है कि मंत्री किसी भी सदन से आ सकता है, तथा प्रधानमंत्री के लिए यह उल्लेखित नहीं है कि वह किस सदन का सदस्य होना चाहिए। परंतु संसदीय परंपराओं और संविधान की आत्मा से यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा से ही आने चाहिए। ठीक है, संविधान की आत्मा जो है उससे यह प्रतीत होता है कि सदस्य लोकसभा से ही आना चाहिए। फिर भी 10 साल मनमोहन सिंह सरकार रही थी जो राज्यसभा से चुने गए थे। ठीक है, अब हम लोग फिर से 10 तक पहुँच चुके हैं। अगले वीडियो क्लिप में हम आगे देखते हैं, इसको यही रोकते हैं।